गुड मॉर्निंग बेटा। फीमेल में प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन और oogenesis कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद में आगे का पोर्शन स्टार्ट करते हैं, इसमें सहायक जनन नलिका। और फर्स्ट पॉइंट होगा इसमें अंडवाहिनी। फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और सेल्फिंग्स। ठीक है, ये एक ही बात है, फेलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट और सेल्फिंग्स। हाँ बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी सभी के पास में? आ रही है सर। चलो ठीक है। हाँ, अब आगे ध्यान दो बेटा। देखो, फेलोपियन ट्यूब या सेल्फिंग्स नंबर में 1 पेयर, एक जोड़ी है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी, जो पक्षमाभि की है, वह पेशीय नलिका, सीलिएटेड एंड मस्कुलर ट्यूब है, मीजोसेल्फिंक्स द्वारा निलंबित रहती है। मीजोसेल्फिंक्स द्वारा निलंबित रहती है। और जो मीजोसेल्फिंक्स है, ये बेटा पेरिटोनियम का भाग है। अब देखो बेटा, जैसे मीजोर्कियम, मीजोवेरियम, मीजोसेल्फिंक्स, मीजोमेट्रियम, है ना, ये सभी बेटा पेरिटोनियम है, सरल सल की उपकला से बने हुए हैं। इनके नाम अलग अलग रखे जाते हैं ऑर्गन्स के बेसिस पर। जैसे मीजोसेल्फिंक्स एक्चुअल में ये मीजोथीलियम है ना। सरल सल की उपकला जो मीजोड्रम से बनता है उसको मीजोथीलियम कह रहे हैं, है ना। और मीजोथीलियम अब कौन से ऑर्गन को कवर कर रहा है, कौन से ऑर्गन को सपोर्ट दे रहा है ना। तो उसके नाम के बेसिस पर इसके फिर नाम भी चेंज किए जाते हैं। जैसे मीजोमेट्रियम जो यूटेरस को सपोर्ट करेगा, मीजोसेल्फिंक्स जो फेलोपियन ट्यूब को सपोर्ट करेगा, है ना। इस तरह से फेलोपियन नलिका के 3 भाग हैं। और इसका जो पहला भाग होगा इसे बोलेंगे बेटा इनफंडिबुलम, कीप नुमा फनल शेप्ड पार्ट है ना, इसलिए इसको कीपक कहा जाता है। तो यह अग्र कीप नुमा भाग हो गया। और इनफंडिबुलम की जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं बेटा ओस्टियम रंध्र। कल आपको डायग्राम से बताया था ना, ओस्टियम रंध्र। ये बंद करवानी है क्या इसकी? रहने दो, कल तो बंद करवा रहे थे, परसों। चलो रहने दो फिर। ओस्टियम रंध्र द्वारा उदर गुहा में ओपन होता है, उदर गुहा में ओपन, बॉडी कैविटी सिलोम में खुलेगा। बताया था ना कल, सिलोमिक एग कहता है ह्यूमन एग को। उदर गुहा में ओपन होता है। अग्र सिरे पर अंगुली नुमा प्रक्षेप, अग्र सिरे पर
अंगुली नुमा प्रक्षेप फिम्ब्रियाई, जिसको झालर भी कहते हैं, फिम्ब्री प्रेजेंट। और फिम्ब्री क्या करेगा, सिलोम से अंडे को ग्रहण करने में सहायता करेगा। ठीक है, फिम्ब्री प्रेजेंट जो अंडोत्सर्ग के बाद एग को कलेक्ट करता है, सिलोम से एग को कलेक्ट करने में सहायक होता है ना। सिलोम से एग को कलेक्ट कर रहा है, मतलब गुहा से। इसलिए ह्यूमन जो एग है उसको हम क्या बोलेंगे, सिलोमिक एग। ह्यूमन एग को सिलोमिक एग भी कहते हैं। कारण समझ गए होंगे आप लोग, है ना, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सिलोम से कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ बेटा क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या? आगे देखो बेटा, फिर सेकंड पार्ट है एम्पुला। मध्य व बड़ा भाग है, निषेचन का स्थल, फर्टिलाइजेशन साइट होती है। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसको चेंज कर लेना, है ना। वहां पर एम्पुला स्थमस संधि दे रखा होगा, और ऐसे क्वेश्चन भी आपके उसमें दे रखे होंगे सी सेक्शन के अंदर, क्योंकि ये 2015 में और 16 के आसपास ऐसे 2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। मुझे बिल्कुल ऐसे करेक्ट ईयर का तो पता नहीं है, लेकिन समथिंग 15 के आसपास आया होगा वो। ठीक है, तो उसमें जो आंसर गया था ना बेटा उस टाइम पर, वो एम्पुला स्थमस संधि ही आंसर गया था, है ना। तो आप ये मत सोचना कि पहले क्यों, क्योंकि उस टाइम पर सीबीएसई ये पेपर कंडक्ट कराता था, ठीक है, नीट का। और सीबीएसई ने वही चीजें मानी जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है। अब एनसीईआरटी में भी चेंज हो गया, और वास्तव में होता भी एम्पुला ही है। वो कभी भी नहीं होता था, जो एम्पुला स्थमस संधि है वो कभी भी फर्टिलाइजेशन साइट नहीं थी, वो गलत दे रखा था वहां पे। ठीक है, तो हमें अब ये ध्यान रखना है, अगर आप वो प्रश्न पढ़ रहे हो, आंसर की देखोगे पैकेज में, उसमें एम्पुला स्थमस संधि दे रखा है, तो कोई बात नहीं है, वो उस ईयर के अकॉर्डिंग जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था, क्या आंसर गया था, वैसा वहां पर दे रखा है। ठीक है, फिर आगे देखो। अब देखो बेटा, जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा सेकंड मियोसिस भी वहीं कंप्लीट होगा, है ना। आपको कल सारी चीजें बता दी थी, तो यहां पर सेकंड मियोसिस कंप्लीट होगा। इसके बाद में तीसरा स्थल है बेटा इसमें, स्थमस, संकीर्ण पथ। स्थमस पश्च व संकीर्ण भाग है, ठीक है, और ये गर्भाशय में ओपन होगा। ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं कि फैलोपियन ट्यूब को यूटेरस से कनेक्ट करता है स्थमस। ठीक है, ये तो देखो बेटा इसके 3 भाग हो गए। अब हम इसकी भित्ति की बात करते हैं, तो भित्ति में कितने स्तर होंगे, 3 स्तर पाए जाते हैं। अब कौन कौन से लेयर यहां पर होंगे, तो फर्स्ट लेयर देखो बेटा, फर्स्ट लेयर है मीजोथीलियम, जिसको आप मीजोसेल्फिंक्स कह रहे हैं। मीजोथीलियम ये बाह्य पेरिटोनियम स्तर को कह रहे हैं, बाह्य पेरिटोनियम स्तर मीजोथीलियम। ठीक है बेटा, एक्चुअल में इसको आप सिरोसा भी कह सकते हो, मीजोथीलियम को, क्योंकि सिरोसा भी तो मीजोथीलियम ही होता है ना, तो इसको सिरोसा भी कह सकते हैं। दूसरा है बेटा पेशीय स्तर, मस्कुलरिस लेयर। और यहां पर आपको पता है बेटा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्मूथ प्रेजेंट होती है, चिकनी पेशी प्रेजेंट है। ठीक है,
और ये क्रमानुकुंचन गति, क्रमानुकुंचन गति में हेल्प करेगी। अब बता सकते हैं बेटा स्मूथ मसल्स में कौन सी होगी, सिंगल यूनिट होगी या मल्टी यूनिट होगी? तो कौन सा बताएंगे? अरे जनन पथ में एकल इकाई या बहु इकाई चिकनी पेशी? सिंगल यूनिट होगी। गैप जंक्शन होता है यहाँ पे? कंफ्यूजन हो रहा है, सॉल्यूशन का तो अता पता नहीं है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो रखी है। पढ़ते लिखते हो नहीं तुम लोग शायद है, दांत निकाल ले तू। म्यूकोसा, मैं क्यों बताऊं मैं, बता, तेरे को अधिकार ही नहीं है पूछने का है? क्या कह रही है? नहीं, क्यों बताऊं? तो मैं ये बता मेरे को, मैंने पढ़ाया नहीं है तो फिर तुम्हें पता है कि जब अपन ने एनिमल टिश्यू पढ़ाया था तब मैंने कहा था बेटा ये चैप्टर है ना आपका बार बार रिवाइज होगा, इसको आप चिंता मत करना उस चैप्टर में, उसको तो पढ़ लो बस केवल, बाकी आप पूरी 11th 12th पढ़ोगे तब तक वो चैप्टर रिवाइज होता रहेगा। अब उसमें है क्या चीज मुझे ये बताओ, आप जैसे सरल सल की उपकला पढ़ रहे हो तो उसकी थ्योरी में कोई प्रॉब्लम है? हमें थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम आ रही थी उस टाइम पर एग्जाम्पल्स को याद करने में। तो जब अब एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो बताना चाहिए ना हमें, बता। सिंगल यूनिट। म्यूकोसा, सरल पक्षमाभिकीय स्तंभाकार उपकला, सरल पक्षमाभिकीय स्तंभाकार उपकला प्रेजेंट होती है। बताया था सीलिएटेड एपिथेलियम होता है यहां पर, है ना, पक्षमाभिकीय स्तंभाकार उपकला। लेकिन कुछ अपक्षमाभिकीय कोशिका भी पाई जाती है। यहां पर जो सेल्स होती है ना बेटा, अच्छा आपको देखो याद तो है, कह रही है कि सरल पक्षमाभिकीय स्तंभाकार उपकला जिनमें गोबलेट सेल हो सकती है ना, और कुछ, अच्छा गोबलेट सेल भी नॉन सीलिएटेड है, उस पर भी सीलिया नहीं होगा। और भी यहां पर कुछ ऐसी सेल्स होती है गोबलेट सेल के अलावा, ठीक है, जो अपक्षमाभिकीय होती है, मतलब जहां पर सीलिया नहीं पाया जाएगा। तो सरल पक्षमाभिकीय उपकला प्रेजेंट, लेकिन कुछ अपक्षमाभिकीय सेल भी प्रेजेंट होती है। और ये बेटा जो अपक्षमाभिकीय सेल है, ये यहां पर ग्रंथि की तरह कार्य कर रही है, ग्रंथि की तरह कार्य। अगर आपसे ये पूछा जाए, जैसे मान लो एक बॉक्स में कुछ नाम लिखे कि इनमें से कितनी संरचनाएं ग्रंथिल होती है, अगर फैलोपियन ट्यूब दे रखा है तो आप उसको भी टिक मार करना कि ये भी ग्रंथिल होती है। आ गया ना काम, है ना? तो ऐसी चीजों को हाईलाइट कर लेना आप, अपक्षमाभिकीय सेल प्रेजेंट, ग्रंथि की तरह कार्य कर रही है, तो ये ग्रंथिल भी है बेटा ये संरचना, ठीक है। तो ये तो हो गया यहां पर म्यूकोसा। अब इसके बाद में एक है, जैसे इसके फंक्शंस, ये कार्य क्या होता है यहां पर, तो एक कार्य है बेटा अंडाणु का परिवहन, अंडाणु का चालन, कंडक्शन करेगा, क्योंकि पता है ना इसमें सीलिया होता है, सीलिया ओव्यूम को आगे की तरफ कंडक्ट करते हैं, अंडाणु का चालन करेगा। दूसरा फंक्शन बेटा निषेचन स्थल, निषेचन स्थल फर्टिलाइजेशन की साइट है। तीसरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करने की साइट है, मियोसिस सेकंड यही कंप्लीट होगा। और लास्ट फंक्शन है कि कुछ योग्यतार्जन कारकों का श्रावण करती है, जो शुक्राणु का योग्यतार्जन में हेल्प करेंगे। अब आपको पता है ना बेटा, शुक्राणु का वी योग्यतार्जन, डी कैपेसिटेशन कहां होगा, कहां होगा डी कैपेसिटेशन? अधिवृषण में।
और कैपेसिटेशन कहाँ होता है? मादा जनन पथ में, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द कैपेसिटेशन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में, वेजाइना में कंप्लीट होगा, और कुछ कैपेसिटेशन कहाँ कंप्लीट होगा? फेलोपियन ट्यूब में। इसलिए पता है, ये अलग अलग नहीं कह करके हम यही लिख देते हैं कि जो योग्यता अर्जन या कैपेसिटेशन की जो साइट है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, मादा जनन पथ को बोला जाता है। अच्छा, बता सकते हो योग्यता अर्जन के दौरान क्या होता है? क्या होता है योग्यता अर्जन के दौरान? शुक्राणु अंडे को निषेचित करने की योग्यता को हासिल करता है। सेल्फिंगेक्टोमी, सेल्फिंगेक्टोमी, देखो सेल्फिंग्स फेलोपियन ट्यूब को कह रहे हैं, एक्टोमी बेटा सफिक्स है ना, एक्टोमी सफिक्स हो गया, ठीक है। चलो अलग अलग क्यों लिखे अपन इसी में ही नोट कर देते हैं यहां पर। सेल्फिंगोएक्टोमी, सेल्फिंगेक्टोमी, तो एक तो है सेल्फिंग और एक शब्द है बेटा एक्टोमी। सेल्फिंग का मतलब तो हो गया फेलोपियन ट्यूब, और एक्टोमी जो सफिक्स होता है इसका मतलब है यहां पर सर्जिकल रिमूवल, ठीक है। अंडवाहिनी को शल्य क्रिया द्वारा हटाना सेल्फिंगेक्टोमी कहलाता है, ठीक है। क्लियर है बेटा यहां तक का पोर्शन? चलो ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट संरचना देखते हैं। यहां पर अंडवाहिनी के बाद में सेकंड स्ट्रक्चर है गर्भाशय। इसे यूटेरस, वूम्ब, बच्चादानी या हिस्टेरा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा एकल संरचना है, एकल संरचना है, सिंगल होती है, जिसका जो साइज है 7.5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2.5 सेंटीमीटर, लंबाई चौड़ाई मोटाई, है ना, ये सारी स्ट्रक्चर आ गई। जैसे अपन मान लो कि एक तो एक्सरे की बात करते हैं, है ना, तो एक्सरे में तो हम 2D इमेज प्राप्त करते हैं, 2 डायमेंशन, जिसमें आपको लंबाई चौड़ाई पता लगती है। सीटी स्कैन एमआरआई करते हैं, उसमें आपको 3D इमेज प्राप्त होती है ऑर्गन की। 3D इमेज में लंबाई चौड़ाई मोटाई सभी उसमें पता लगेगी, है ना। तो ये इसका 3 डायमेंशन साइज है कि 7.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई और मोटाई हो गई यहाँ पे, ठीक है। और अत्यधिक संवहनीय है, वह पेशीय संरचना है, हाईली वेस्कुलर और मस्कुलर स्ट्रक्चर, उल्टी नासपति नुमा, इन्वर्टेड पियर शेप होगा। श्रोणी भाग में मलाशय व मूत्राशय के बीच स्थित, ठीक है, रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर इनके बीच में प्रेजेंट होता है। यह आपको मैंने पहले डायग्राम से भी बताया था कल, ठीक है, दोनों के बीच में प्रेजेंट होगा। शुक्राशय, शुक्राशय भी मूत्राशय और मलाशय के बीच में प्रेजेंट होता है ना, यहां पर भी ऐसा ही होगा। यह मीजेंट्री या फिर मीजोमेट्रियम, मीजोमेट्रियम द्वारा निलंबित रहता है। बेटा कंफ्यूजन हो जाती है कई बार ऐसे,
है ना। सिली मिस्टेक ऐसे ही होती है कि जैसे मान लो कि मीजेंट्री यहां पर दे रखा है कि मीजोमेट्रियम या मायोमेट्रियम, है ना, कि जैसे प्रसव के दौरान जो प्रबल संकुचन होते हैं वो निम्न में से किस स्तर में होंगे। अब आप उसमें आंसर कर रहे हो मायोमेट्रियम या मीजोमेट्रियम कौन सा करें, है ना। तो कई बार जैसे सिली मिस्टेक की वजह से हमें पता है भाई मायोमेट्रियम में ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत भी ढंग से नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में मीजोमेट्रियम पर टिक किया, तो ध्यान रखना मीजोमेट्रियम और मायोमेट्रियम दोनों अलग अलग चीजें हो गई, है ना। मीजोमेट्रियम ये पेरिटोनियम की कवरिंग है और मायोमेट्रियम ये थिक मस्कुलर लेयर यहां पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो मीजेंट्री या मीजोमेट्रियम द्वारा निलंबित रहता है। अब देखो बेटा, वैसे तो यूटेरस के कई सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन हम केवल ह्यूमंस के अंदर आपको बता रहे हैं कि मानव में गर्भाशय सिंप्लेक्स टाइप, ठीक है। अगर ह्यूमन में यूटेरस का टाइप पूछा जाता है कौन सा होगा, तो क्या बताएंगे, सिंप्लेक्स टाइप, सबसे सरल प्रकार का गर्भाशय पाया जाता है। ठीक है, फिर बाद में पोजीशन, गर्भाशय की स्थिति थोड़ी बाद में ये होती है एंटीफ्लेक्सिन। एंटीफ्लेक्सिन। एंटीफ्लेक्सिन का मतलब है मूत्राशय के ऊपर व आगे की ओर, आगे की ओर स्थित होता है। तो ये जो पोजीशन है इसको हम बोलते हैं एंटीफ्लेक्सिन पोजीशन, है ना, जो जिसमें यूटेरस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर और एंटीरियरली एंड सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, उसको एंटीफ्लेक्सिन पोजीशन बोला जाता है। कई बार क्या होता है कि यहां पे जैसे इसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। जैसे फर्स्ट जो चाइल्ड बर्थ होता है, मतलब प्रथम प्रसव के बाद में गर्भाशय पीछे की तरफ टिल्ट हो जाता है, घूम जाता है ना, तो वो ये पोजीशन चेंज हो जाती है। लेकिन वो जो पोजीशन मैं बता रहा हूं वो हार्मलेस होती है ना, मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होता है, हार्मलेस पोजीशन होती है, उसको बोलते हैं बेटा रिट्रोफ्लेक्सिन पोजीशन। रिट्रोफ्लेक्सिन पोजीशन प्रथम प्रसव के बाद में, फर्स्ट प्रसव के बाद गर्भाशय का पीछे की ओर घूमना या टिल्टिंग, है ना, टिल्ट मतलब घूमना, रोटेट होना, तो रिट्रोफ्लेक्सिन पोजीशन कहलाती है। ठीक है, तो ये हार्मलेस कंडीशन है, वापस से नॉर्मल पोजीशन को अटेन कर लेता है। ये सामान्यतः होता ही है कि प्रथम प्रसव के बाद में थोड़ा सा यूटेरस टिल्ट हो जाता है, उसको रिट्रोफ्लेक्सिन पोजीशन कहते हैं। एक होता है बेटा प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस। ये जो चीजें मैं कह रहा हूं बेटा ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है। एक पॉइंट है जिसमें प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस कहते हैं, ठीक है, प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस। देखो, प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस में क्या होगा कि जैसे यूटेरस को सपोर्ट करने वाले कुछ लिगामेंट्स होते हैं, है ना, वो गर्भाशय को सपोर्ट देते हैं। यदि वो लिगामेंट टूट जाते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि यूटेरस वेजाइना पाथ से बाहर की तरफ निकल जाता है, योनि मार्ग से बाहर की तरफ आ जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस बोला जाता है, फिर उसको ऑपरेट करके ठीक करते हैं। प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस में यदि यूटेरस को सपोर्ट देने वाले सपोर्ट देने वाले
लिगामेंट टूट जाते हैं तो यह वेजाइना पाथ से बाहर आ जाता है। इसको प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस कहा जाता है। ठीक है, समझने में आ गई बात? इसको प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस बोलते हैं। फिर बेटा अब यूटेरस को सपोर्ट कौन कौन दे रहे हैं, तो ये भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट ही मान के चलो, क्योंकि मैं आपको इसमें केवल एक चीज याद करने के लिए कहूंगा, है ना। तो यूटेरस को सपोर्ट देने वाले लिगामेंट के नाम है कार्डिनल लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट और मीजोमेट्रियम। हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इसकी बात करेंगे मीजोमेट्रियम को। ठीक है, तो ये जो संरचना है ये यूटेरस को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, है ना। यूटेरस को आलंब कौन प्रदान कर रहा है? ये लिगामेंट्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से मेन हम मीजोमेट्रियम को मानेंगे, बाकी तो सारे ही दे रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम फिर एक याद कर लेते हैं कि मीजोमेट्रियम सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है बेटा, कोई डाउट नहीं है यहां तक के पोर्शन में? सर टिल्टिंग परमानेंट होती है? अभी मैंने क्या कहा, वापस से नॉर्मल हो जाएगी, हार्मलेस कंडीशन होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं यूटेरस में पार्ट्स। इसके कितने भाग हो गए बेटा? यहां पर 3 भाग हो गए। देखो, फर्स्ट जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा फंडस। ऊपरी गुंबद नुमा भाग है। जो अपर डोम शेप पार्ट है उसको बोलते हैं। ठीक है, और इसमें इस भाग में मोटा मायोमेट्रियम, मोटा मायोमेट्रियम प्रेजेंट, और इस भाग की एंडोमेट्रियम में रोपण होता है ना। मतलब बेसिकली जो इम्प्लांटेशन है वो कहां पर होता है? एंडोमेट्रियम के अंदर होता है। सबसे मोटा मायोमेट्रियम स्तर भी फंडस भाग में ही पाया जाता है। ठीक है, दूसरा भाग है बेटा इसका बॉडी। बॉडी मध्य वह बड़ा भाग होता है, बीच का बड़ा भाग। और तीसरा पार्ट है सर्विक्स, या इसको आप गर्भाशयी ग्रीवा भी कह सकते हैं। अंतिम संकीर्ण भाग है ठीक है, अंतिम संकीर्ण भाग होगा। और यह बॉडी भाग में इंटरनल ओस, बताया था आप लोगों को 2 संकीर्णन होते हैं इसमें। बॉडी भाग में इंटरनल ओस तथा वेजाइना में एक्सटर्नल ओस के द्वारा ओपन। एक्सटर्नल ओस द्वारा ओपन होगा। ठीक है, शरीर की सबसे मजबूत अवरोधनी, शरीर की सबसे मजबूत अवरोधनी स्पिंक्टर सर्विक्स में प्रेजेंट। इसको बेटा वैसे यूटेराइन सर्विक्स बोलते हैं, क्योंकि गर्भाशय ग्रीवा होती है ना, इसलिए।
तो शरीर की सबसे मजबूत अवरोधनी भी सर्विक्स में होगी और सबसे पतला मायोमेट्रियम, ठीक है, वो भी सर्विक्स में ही होता है। सबसे मोटा मायोमेट्रियम फंडस में और सबसे पतला मायोमेट्रियम सर्विक्स में प्रेजेंट हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें जो सर्वाइकल कैनाल, जो गर्भाशय ग्रीवा है, वो एक कैनाल के थ्रू बाहर ओपन होती है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, है ना। कई बार कुछ बुक्स में डायरेक्ट सर्विक्स भी नोट कर देते हैं, कोई बात नहीं है ना। ये दोनों मिलकर के बर्थ कैनाल या जन्मनाल बनाते हैं, है ना, जहां से शिशु का प्रसव होगा, ठीक है, और शिशु बाहर आता है बर्थ कैनाल के थ्रू। तो बर्थ कैनाल क्या होती है, सर्विक्स प्लस वेजाइना, है ना, इन दोनों को कंबाइंडली बर्थ कैनाल कहते हैं, ठीक है। ये समझने में आया बेटा आपको? चलो ठीक है, ये तो हो गया इसमें गर्भाशय के भाग। अब बात कर रहे हैं यहां पर गर्भाशय भित्ति। शरीर की सबसे मजबूत अवरोधनी क्यों है सर्विक्स में? होल्ड करता है ना चाइल्ड को, बच्चे को होल्ड करता है, ठीक है, और कितना वेट होता है उसमें, ठीक है, उसको होल्ड करके रखता है, इस वजह से। गर्भाशय भित्ति में सबसे पहले आउटर वॉल की बात करेंगे बेटा, यहां पर पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम ये बाह्य स्तर है और पेरिटोनियम का वलन होता है, सीधी सी बात है, पेरीमेट्रियम पेरिटोनियम की फोल्डिंग से बनेगा। लेकिन सर्विक्स भाग में यह WFCT से निर्मित होता है। जो यूटेराइन सर्विक्स होगा उसपे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होगा बेटा पेरीमेट्रियम, ठीक है। फिर आगे देखो मीजोमेट्रियम, दूसरा जो स्तर है, सॉरी, मायोमेट्रियम, मध्य स्तर हो गया इसमें मायोमेट्रियम। मायो टर्मिनोलॉजी आएगा तो समझ जाना मसल्स के बारे में बात कर रहे हैं। मध्य व मोटा स्तर है, मध्य व मोटा स्तर है, चिकनी पेशी प्रेजेंट, पेशी प्रेजेंट जिन पर ऑक्सीटोसिन के ग्राही पाए जाते हैं। याद आ गया बेटा ऑक्सीटोसिन हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये मतलब कि दो काम कर रहा है, इसको आप बर्थ हार्मोन भी कहते हो और मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि मिल्क इजेक्शन भी कर रहा है और चाइल्ड बर्थ को भी फैसिलिटेट कर रहा है। तो जैसे चाइल्ड बर्थ के दौरान मायोमेट्रियम में ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगा, प्रबल संकुचन होता है जिसकी वजह से चाइल्ड बर्थ होता है, ठीक है, इसलिए इसको बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। तो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर इन मसल्स के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है बेटा। प्रसव के दौरान ऑक्सीटोसिन इसमें प्रबल संकुचन उत्पन्न करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जनरेट करेगा, ठीक है। और मायोमेट्रियम के लिए अपन कहें सबसे मोटा मायोमेट्रियम फंडस में और सबसे पतला मायोमेट्रियम सर्विक्स भाग में हो गया, ठीक है, जो अपन ऊपर बता चुके हैं। इसके बाद में फिर लास्ट इसकी जो लेयर है ये होगी बेटा एंडोमेट्रियम,
इसीलिए एंडोमेट्रियम कह रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पतला स्तर हो गया यहाँ पर। अत्यधिक संवहनीय व ग्रंथिल संरचना है। तो ये लो बेटा, देखो इसमें यूटेरस भी ग्रंथिल है और अंडवाहिनी भी ग्रंथिल है ना, याद रखना इस चीज को। अत्यधिक संवहनीय व ग्रंथिल संरचना है, ठीक है। और यहां पर भ्रूण का रोपण होता है। भ्रूण का रोपण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन होता है। रोपण रोपण एक प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाली सतह से चिपक जाना रोपण कहलाता है। और ये बेटा इसलिए यहां पर अटैच होगा क्योंकि एंडोमेट्रियम हाईली वेस्कुलर होती है, अत्यधिक संवहनीय है। तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई ज्यादा होगी तो न्यूट्रिएंट सप्लाई भी ज्यादा होगी, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट ब्लड में होते हैं। इसलिए जो फीटस एम्ब्रियो होगा वो एंडोमेट्रियम से आकर के अटैच हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कह रहे हैं? इम्प्लांटेशन कह रहे हैं। आर्तव चक्र के दौरान आर्तव चक्र के दौरान इसमें चक्रीय परिवर्तन होते हैं। साइक्लिक चेंजेस अकर इन एंडोमेट्रियम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, चक्रीय परिवर्तन क्या होते हैं? जैसे आर्तव चक्र जब प्रारंभ होगा, मतलब ब्लीडिंग फेज के साथ में, उस समय एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन होता है, टूट जाएगा, स्लग ऑफ हो जाएगा ये। तो एंडोमेट्रियम टूटेगा तो ब्लीडिंग होगी। फिर बाद में एस्ट्रोजन का जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो एंडोमेट्रियम रिपेयरिंग होती जाएगी, है ना। और फिर जब बाद में अंडोत्सर्ग होगा, ओव्यूलेशन होगा, प्रोजेस्टेरोन आएगा तो इसकी और थिकनेस बढ़ जाती है ना। और एंडोमेट्रियम की मोटाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, कब तक? जब तक निषेचन नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एंडोमेट्रियम की मोटाई इसलिए बढ़ी है ताकि जो एम्ब्रियो होगा वो इस पर आकर के अटैच हो सके, तो एक सूटेबल मीडियम प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो उस केस में तो इसका कोई काम ही नहीं है फिर, है ना। तो फिर वापस क्या होगा? एंडोमेट्रियम धीरे धीरे स्लग ऑफ होना शुरू होता है, फिर से ब्लीडिंग होगी, फिर से इसकी थिकनेस बढ़ेगी, और फिर से टूटेगा, फिर से ब्लीडिंग होगी, फिर से थिकनेस बढ़ेगी। तो ये साइक्लिक चेंजेस जो भी होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वो एंडोमेट्रियम के अंदर ही पाए जाते हैं। ठीक है बेटा। अब आगे देखो, एंडोमेट्रियम दो स्तरों में विभक्त रहता है। ठीक है, दो स्तरों में विभक्त रहता है। आप इसको इस तरह से समझिए, एक बार डायग्राम यहां पे। देखो बेटा, ये जो लेयर मैंने बनाई है इसको तो आप मान लो कि ये मायोमेट्रियम है ना। ये जो लेयर हमने यहां पर बनाई है तो इसको तो आप मान लो कि ये है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम जो गर्भाशय का मध्य स्तर होता है, और मायोमेट्रियम के बाहर ये जो लेयर मैं रेड कलर से यहां पर बना रहा हूं, इसको मान लो कि बेटा ये है एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम है।
ठीक है, इस तरह से होता है बेटा एंडोमेट्रियम, ऐसे गर्त पिट वगैरह यहाँ पर पाए जाते हैं। अभी देखो आपको ओरिजिनल डायग्राम भी बताता हूँ। और ये जो मैं लाइनिंग यहाँ पर बना रहा हूं, ये बेटा ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये है ब्लड वेसल्स, इसको तो लेबल कर देते हैं अपन रक्तवाहिनी। और ये जो गर्त आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, है ना, देखो ये वाले गर्त, इसको आप एंडोमेट्रियल गर्त कहते हैं, एंडोमेट्रियल पिट कहते हैं। एक्चुअल में ये जो एंडोमेट्रियल गर्त है, इनमें एंडोमेट्रियल ग्रंथि पाई जाती है, एंडोमेट्रियल ग्रंथि पाई जाएगी। और एंडोमेट्रियल ग्रंथि है, ये एक यूटेराइन मिल्क नामक पोषक तरल का श्रावण करेगी। जैसे जब प्रारंभिक भ्रूण का परिवर्धन होता है ना, जब अटैचमेंट होता ही है, अभी तक भ्रूण ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आया है, तो उस प्रारंभिक भ्रूण अवस्था को पोषण प्रदान करने का ये कार्य कर रही है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियल ग्रंथि यह यूटेराइन मिल्क नामक पोषक तरल का श्रावण करती है। ठीक है, यूटेराइन मिल्क नामक पोषक तरल का श्रावण करती है। कौन कर रहा है? एंडोमेट्रियल ग्रंथि यूटेराइन मिल्क नामक पोषक तरल का श्रावण कर रहा है, जो प्रारंभिक भ्रूण अवस्था को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। अब ये जो एंडोमेट्रियम है, इसको बेटा हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखो इस तरह से, ठीक है, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये ग्रीन लाइन के इधर वाला हो गया और एक दूसरा वाला पार्ट हो गया। तो एक पार्ट जो होता है अंदर वाला, उसको तो हम बोलेंगे बेटा यहां पर स्ट्रेटम बैसिलस। स्ट्रेटम बैसिलस, स्ट्रेटम का मतलब हो गया बेटा स्तर, बैसिलस का मतलब हो गया आधार, तो ये आधारी स्तर कहते हैं, है ना, स्ट्रेटम बैसिलस। ये 1/3 भाग होता है ना, ज्यादा मोटा नहीं है। और दूसरा है बेटा यहां पर स्ट्रेटम फंक्शनलिस, फंक्शनलिस, स्ट्रेटम फंक्शनलिस, और ये 2/3 भाग होता है। ऐसे दो स्तर होते हैं। ये कंबाइंड पूरा जो भाग है ना बेटा, इस पूरे को तो आप कह रहे हो एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में कितने भाग हो गए? दो भाग हो गए, एक स्ट्रेटम बैसिलस और एक स्ट्रेटम फंक्शनलिस। ठीक है, तो जब आर्तव चक्र होता है उस समय स्ट्रेटम फंक्शनलिस ही अलग होता है ना, जैसे स्ट्रेटम बैसिलस अलग नहीं होगा। जैसे प्रोजेस्टेरोन जो मेंटेन कर रहा है ना, वो फंक्शनलिस को मेंटेन कर रहा है। तो जिस दिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल सबसे कम होगा, तो स्ट्रेटम फंक्शनलिस स्ट्रेटम बैसिलस से अलग हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ही फंक्शनलिस टूटेगा, उसके पीछे ब्लड वेसल्स है, वो भी डैमेज होगी, तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। आई बात समझने में? तो इसको फंक्शनलिस इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव फंक्शंस होते हैं, जैसे इम्प्लांटेशन होना एंडोमेट्रियम का कार्य है, एंडोमेट्रियम ग्रंथि की तरह भी कार्य कर रही है, तो वो फंक्शन सारे इस आउटर लेयर के द्वारा किए जा रहे हैं, इसीलिए इसको आप स्ट्रेटम फंक्शनलिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है बेटा, कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है। अब बताओ भाई, आपको यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट है क्या? समझने में आया नहीं आया? ठीक है, फंक्शंस समझने में आ गए। इसका भ्रूण का रोपण यहां पर हो रहा है, और आर्तव चक्र के दौरान जो चक्रीय परिवर्तन होते हैं वो भी यहां पर होते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, दो टर्मिनोलॉजी आपको और बता रहा हूं मैं। एक होता है ऊफेरेक्टोमी, और एक होता है यहां पर हिस्टेरेक्टोमी। ऊफेरेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी, और हिस्टेरेक्टोमी सर्जिकल रिमूवल ऑफ हिस्टेरा, मतलब यूटेरस, गर्भाशय को शल्य क्रिया द्वारा हटाना।
हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है, और अंडाशय को हटाना ऊफेरेक्टोमी कहलाता है। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है कि फीमेल में समथिंग 45, जब 40 एज को क्रॉस करती, 42, 43, 44, 45 में, तो वो मीनोपॉज उसमें होने वाला होता है। जब मीनोपॉज होता है मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट स्टॉप हो जाता है, तो उस समय ऐसे बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कई बार रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उस टाइम पे, और वो हो सकता है कि जैसे 2-3 महीने के लिए इरेगुलर हो, है ना। और कई बार कुछ फीमेल में ऐसा होता है कि हार्मोन डिस्टर्ब होने की वजह से वो कई साल तक इरेगुलर रहता है। ठीक है, और उसमें जैसे मान लो कि 15 दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, 20-25 दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, बहुत ज्यादा दिन बाद में आ रहा है, बहुत कम टाइम के अंदर ही बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक्सेस ब्लड लॉस होता है उससे। और एक्सेस ब्लड लॉस होने की वजह से वीकनेस आना, है ना, और कई तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। तो उस केस में फिर जैसे जनरली डॉक्टर यही एडवाइस करते हैं कि कंबाइंड ऊफेरो हिस्टेरेक्टोमी करवाया जाए, है ना, कि जिसमें जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका ही सर्जिकल रिमूवल कर दिया जाता है, जिसमें ओवरी यूटेरस को परमानेंट वहां से निकाल दिया जाता है, सर्जिकल रिमूवल कर देता है। तो खैर ये अलग अलग चीजें हो गई, है ना, ओवरी का सर्जिकल रिमूवल ऊफेरेक्टोमी, और यूटेरस का सर्जिकल रिमूवल हिस्टेरेक्टोमी कहलाता है। एक कॉमन पॉइंट और है बेटा, जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस अभी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब जनन स्वास्थ्य पढ़ते हैं तो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है ना, तो उसमें हम इसके बारे में भी पढ़ते हैं, एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है कि यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम है वो एक्सटर्नल ग्रोथ कर जाती है, बाहर की तरफ ग्रोथ कर जाती है, जो जनरली कोई इंफेक्शन की वजह से होता है। तो एंडोमेट्रियम की यूटेरस के आउटर ग्रोथ करना, एंडोमेट्रियम गर्भाशय के बाहर भी वृद्धि कर जाती है, ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है, अंदर वाला स्तर सूजन आ जाती है उसके अंदर, है ना, स्वेलिंग हो जाती है, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है ये, है ना। तो ये एक विकार है, एक डिसऑर्डर है, और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से फीमेल प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं कर सकती, तो इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। ठीक है, तो एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियम का यूटेरस के आउटर ग्रोथ करना एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। ठीक है, समझने में आई ये वाली बात। चलो भाई, इसके बाद में नेक्स्ट ऑर्गन पढ़ते हैं यहां पर, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट पढ़ते हैं, वेजाइना। लंबाई 8.5 सेंटीमीटर, है ना, 8.5 सेंटीमीटर लगभग ये लेंथ है। तंतु में पेशीय नलिका, तंतु में पेशीय नलिका, फाइब्रस मस्कुलर ट्यूब है, अग्रंथिल संरचना है, अग्रंथिल संरचना है, इसके अंदर कोई ग्रंथि नहीं है ना, इसके आउटर ग्लैंड होती है, लेकिन वो वेजाइना की ग्लैंड नहीं होती है ना, वो वेजाइनल ग्लैंड नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें सिक्रेशंस होते रहता है, लेकिन वो वेजाइनल सिक्रेशंस नहीं होते हैं। अग्रंथिल संरचना है, अकेरेटिनीकृत, अकेरेटिनीकृत स्त्रत सल की उपकला, स्त्रत सल की उपकला से आस्तरित है, नॉन केरेटिनाइज्ड होगी। ठीक है, ध्यान रखना, अकेरेटिनीकृत होती, केरेटिनीकृत नहीं होती है। आंशिक रूप से हाइमिन द्वारा ढकी है,
आंशिक रूप से हाइमीन, इसको हिंदी में योनि आच्छद कहते हैं, जो वेजाइना को पार्शियली कवर कर रहा है। आंशिक रूप से योनि आच्छद हाइमीन द्वारा ढकी रहती है। अब बात करें इसमें जैसे हाइमीन के बारे में, है ना, ये अलग से नहीं पढ़ाना पड़ेगा, इसके बारे में यहीं पर ही नोट कर रहा हूं मैं कि प्रथम संभोग के दौरान फट जाती है हाइमीन प्रथम संभोग के दौरान फट जाती है। इसके अलावा यह खेलकूद खेलकूद में सक्रिय भागीदारी जैसे घुड़सवारी, साइकिल चलाना, ऊंचाई से कूदने पर, या योनि टेम्पोन को प्रवेश कराने पर भी फट सकती है। ठीक है, तथा कुछ फीमेल में संभोग के बाद भी बनी रहती है। इसीलिए हाइमीन की प्रेजेंस और एब्सेंस को एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं मानते हैं। अतः हाइमीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति को वर्जिनिटी का मतलब होता है कौमार्यता का सही सूचक नहीं माना जाता है। ठीक है, वर्जिनिटी मतलब होता है जिसमें कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं होती है ना, तो उसको वर्जिनिटी बोलते हैं। वर्जिन फीमेल जिसको कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस नहीं होता है। ठीक है, तो हाइमीन की प्रेजेंस और एब्सेंस को वर्जिनिटी का एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं मानते हैं, क्योंकि हाइमीन हो सकता है कि जैसे फर्स्ट जो इंटरकोर्स होता है उसमें हाइमीन बेसिकली रप्चर हो जाती है, या फिर ये भी हो सकता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं हुआ, लेकिन अगर फीमेल जैसे स्पोर्ट्स में एक्टिव पार्ट जैसे मतलब घुड़सवारी, साइकिल चलाना, ऊंचाई से कूदने पर, है ना, या फिर योनी टेम्पोन एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, आर्तव चक्र, तो उसमें ब्लीडिंग होती है। तो उस ब्लीडिंग में वो जो ब्लड है, कुछ ब्लड जैसे वेजाइना पाथ में वहां पर रुक जाता है, रह जाता है, और उसकी वजह से वहां पर इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, और इरिटेशन भी होती है। तो ये एक इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, सिक्रेशन होगा उसको absorb करने के काम में लिया जाता है। ठीक है, कि जैसे वेजाइनल पाथ में अगर कोई फ्लूइड वहां पर एक्यूमुलेट हो गया, ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, तो इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ये वेजाइनल टेम्पोन काम में लेते हैं। तो हो सकता है इसको एंटर कराने की वजह से भी हाइमीन रप्चर हो सकता है, और इवन कुछ फीमेल में आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हाइमीन एज इट इज बना रहता है। इसीलिए इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस को मतलब वर्जिनिटी का एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं मानते। मतलब अगर किसी फीमेल में एब्सेंट है तो ये नहीं कह सकते कि
उसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस है या नहीं है, या है तो भी ये नहीं कहा जा सकता है। हाइमीन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर नहीं मानते हैं। ये सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है बेटा, बाह्य जननांगों में आएगा, है ना। तो मैंने इसको यही लिख दिया, जब एक्सटर्नल जेनिटेलिया लिखेंगे तो वहां नहीं बताऊंगा मैं, है ना। तो वो यहां पर ही आ गया, समझने में आ गई होगी ये बातें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, देखो अब इसके बाद में आगे बात कर रहे हैं कि योनि में सहजीवी अम्लजन जीवाणु पाए जाते हैं। यहां पर कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, है ना, एसिडोजन बैक्टीरिया। अम्लजन का मतलब हो गया एसिडोजन बैक्टीरिया, जो एसिड बनाते हैं, है ना। अम्लजन जीवाणु पाए जाते हैं जिनको डोडरलीन कहते हैं, जिन्हें डोडरलीन कहते हैं। अब डोडरलीन का एक एग्जाम्पल है जैसे लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो ये जो लैक्टोबैसिलस एक प्रकार के डोडरलीन बैक्टीरिया होते हैं, और डोडरलीन बैक्टीरिया किनको कहेंगे, वेजाइना में जो सिम्बायोटिक एसिडोजन बैक्टीरिया होते हैं, है ना, उनको डोडरलीन कहते हैं, ठीक है। जो अम्लजन सहजीवी जीवाणु है, ये अलग अलग है बेटा, उन कंबाइंडली उन सारे बैक्टीरिया को हमने क्या कह रहे हैं, डोडरलीन कह रहे हैं। और जैसे डोडरलीन का एक एग्जांपल पूछा जाए तो क्या बताएंगे, लैक्टोबैसिलस बताएंगे। अब लैक्टोबैसिलस क्या कर रहा है, लैक्टोबैसिलस वेजाइनल फ्लूइड में ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो लैक्टोबैसिलस वेजाइनल फ्लूइड में ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है बेटा। अब जैसे लैक्टिक एसिड बनेगा, तो लैक्टिक एसिड बनने की वजह से पीएच कितनी हो जाएगी, 4 से 5 हो जाएगी, मतलब एसिडिक पीएच हो गई, अम्लीय पीएच हो गई। और अम्लीय पीएच पर जो हानिकारक पैथोजेंस होते हैं, है ना, वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वजह से हानिकारक रोगजनक की ग्रोथ संदमित हो जाती है ना। और ये जो संदमित होगी, तो यह जो एक प्रकार की सहज प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल माना जाता है। इन्नेट इम्यूनिटी जानते हो, सहज प्रतिरक्षा जो सामान्यतः सभी में बाई बर्थ पाई जाती है, इसको उपार्जित अर्जित नहीं करना पड़ता है बाहर से, है ना। ये जन्मजात सभी फीमेल्स के अंदर होती है कि उनके वेजाइनल फ्लूइड में ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने वाले डोडरलीन बैक्टीरिया होते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनेगा। मतलब एसिड बन रहा है, इसलिए इनको एसिडोजन भी कहता है बैक्टीरिया को। पीएच 4 से 5 मेंटेन करेंगे, और उसकी वजह से जो ऐसे पैथोजन होते हैं, है ना, जो मतलब कि बहुत ज्यादा हार्मफुल हो रहे हैं, तो उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करेगा। तो ये एक प्रकार की सुरक्षा होती है बाई बर्थ सभी फीमेल्स के अंदर। समझ में आया, ठीक है। अच्छा देखो, ये भी है कि वेजाइना की डेंड्राइट एंटीजन प्रेजेंट सेल है। ये एचआईवी ट्रांसमिशन में भाग लेती है। अब है ना, इसका डाउट मत पूछना आप लोग, मेरे से कहीं भेज दो व्हाट्सएप पर तुरंत ही, है ना, क्योंकि मैं सुनो, मैं अभी बता रहा हूं। ये जो एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ना, देखो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होती है कि ऐसी सेल जो किसी नॉन सेल्फ एंटीजन को, जो अपने शरीर से बाहर के एंटीजन जो हमारी बॉडी में एंटर किए हैं, उनको संसाधित करके, उनको प्रोसेस्ड कर
करके अपनी सरफेस पर रिप्रेजेंट करती है, उन सेल को आप एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं। तो अभी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा इसको मैं, है ना, कुछ भी नहीं बता रहा ज्यादा मैं, क्योंकि ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पूरा डायग्राम से समझाऊंगा आपको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की मैकेनिज्म क्या होती है, ठीक है। तो इसके डाउट्स आएंगे तो वो भी नहीं बता पाऊंगा मैं अभी, ठीक है। तो पहले बता रहा हूं, क्योंकि देखो ये चीज ऐसे नहीं कि मैं आपको 1 मिनट में समझा दूं, ठीक है। इसके लिए पूरी प्रोसेस है, वो एंटीजन को प्रोसेस कैसे कर रहा है, कितने टाइप की होती है, वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी। तो अभी कुछ नहीं बता रहे, हम केवल एक पॉइंट समझा रहे हैं कि अभी जो सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे अपन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, है ना, जनन स्वास्थ्य, उसमें जन्म नियंत्रण की अलग अलग विधियां होती है, जिनमें से एक मेथड होती है बैरियर मेथड, है ना, अवरोधक विधि, जिसमें कुछ ऐसे बैरियर्स काम में लिए जाते हैं, है ना, जैसे कि मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम, है ना। और ये जो बैरियर्स होते हैं, ये मतलब सॉरी, जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, गर्भावस्था, उसको तो रोकेंगे ही रोकेंगे, उसके अलावा जो एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन को भी प्रिवेंट करते हैं, यौन संचारित रोगों को भी रोकते हैं, जैसे एचआईवी का ट्रांसमिशन होना, एड्स, एड्स रोग कोस करेगा। तो एड्स एक प्रकार का एसटीआई तो है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इंफेक्शन ही तो होता है जो यौन संचारित संक्रमण है, ठीक है। तो वो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वेजाइना में जो डेंड्राइटिक सेल्स होती है, वो डेंड्राइटिक सेल एक प्रकार की एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और ये सेल एचआईवी के ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, ठीक है। इसीलिए जैसे अगर मान लो कि कोई कपल है, अगर वो ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फीमेल कोंडोम या मेल कोंडोम यूज लेते हैं, तो उसमें एचआईवी का ट्रांसमिशन इसी वजह से नहीं होता है, क्योंकि ये जो सेल्स है ना, इनके कांटेक्ट में आते नहीं है, ठीक है। तो एचआईवी का ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो अच्छा, दो तो मैंने आपको अभी नाम लेकर के बताए मेथड, इसके अलावा जैसे वोल्ट, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम, ये और भी बैरियर मेथड होती है। ये जो मैं अब 3 नाम लिया हूं, वोल्ट, सर्वाइकल कैप और डायफ्राम, ये केवल यूटेराइन सर्विक्स को ढकने में काम आते हैं, है ना, वेजाइना को कवर नहीं करेंगे, केवल गर्भाशय की ग्रीवा को ढकने में काम आते हैं। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो उसमें जो स्पर्म है वो अब यूटेरस में एंटर नहीं करेंगे, बस इतना सा काम आ रहा है। इसलिए वो जो लास्ट में 3 मेथड बोले हमने, वो गर्भावस्था को तो रोकेंगे, लेकिन एसटीआई को प्रिवेंट नहीं करते हैं। तो ये आगे जब हम पढ़ेंगे ना, तब आपको ये फट से ये कॉन्टेक्ट, मतलब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है, इससे वो आपको बातें समझने में आ जाएगी कि क्यों एसटीआई से प्रिवेंट कर रहे हैं, और दूसरे जो बैरियर्स हैं वो क्यों एसटीआई को प्रिवेंट नहीं करते हैं। क्लियर है बेटा? चलो भाई आगे पढ़ते हैं। इसके बाद में बाह्य जननांग। बाह्य जननांग, इसमें हम केवल यहां पर एक पार्ट के बारे में पढ़ते हैं, है ना, वुल्वा या भग, और इसी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको हाइमीन के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपन पढ़ेंगे यहां पर मॉन्स प्यूबिस या जघन सेल, है ना, मॉन्स प्यूबिस या जघन सेल। 1 मिनट, है ना, ये तो थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसको तो फिर मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं यहां से। 1 मिनट वेट करना बेटा, है ना, क्योंकि इनमें समझने वाली चीज तो है नहीं कोई, और फिर वो
देखो बाह्य जननांग या वुल्वा, है ना, ये सारे वुल्वा के पार्ट्स हैं। जैसे पहला भाग है बेटा इसमें मोन्स प्यूबिस, वसा में उत्तकों की गद्दी नुमा संरचना है जो त्वचा व जघन रोमों से ढकी होती है ना, त्वचा व जघन रोमों से ढकी होती। और लेबिया मेजोरा वृहद भगोष्ठ एक जोड़ी बड़े रोमिल उत्तकीय वलन है ना, टिश्यू की फोल्डिंग होती है, लार्ज टिश्यू की फोल्डिंग होती है जो जघन सेल के नीचे योनि छिद्र को घेरे रहते हैं, और लेबिया मेजोरा को नर के वृषण कोष के समजात माना जाता है। ये पूछ लेते हैं कई बार कि लेबिया मेजोरा किसका होमोलोगस है, तो लेबिया मेजोरा मेल के स्क्रोटम के होमोलोगस मानते हैं। ठीक है, वन पेयर है जो रोमिल मतलब हेयर्स की भी ग्रोथ यहां पर होती है, और उत्तकीय वलन है जो जघन सेल के नीचे वेजाइनल अपर्चर को कवर किए होते हैं, नर के वृषण कोष के समजात मानते हैं। लेबिया माइनोरा लघु भगोष्ठ एक जोड़ी छोटे उत्तकीय वलन है, वन पेयर स्मॉल टिश्यू की फोल्डिंग होंगे। देखो लेबिया मेजोरा बड़े उत्तकीय वलन है, लेबिया माइनोरा छोटे उत्तकीय वलन है जो लेबिया मेजोरा के नीचे स्थित होता है, और नर के जो पिनाइल यूरिथ्रा है, पिनाइल यूरिथ्रा मतलब जैसे मार्ग उसके समझात लेबिया माइनोरा को मानते हैं। क्लाइटोरिस ये छोटी अंगुली नुमा संरचना है, ठीक है, जो मूत्र छिद्र के ऊपर यूरिनरी अपर्चर के ऊपर तथा लघु बगोष्ठ मतलब लेबिया माइनोरा के ऊपरी मिलान बिंदु पर पाया जाता है। इसको भी नर के पेनिस के समझात मानते हैं, है ना। और सहायक जनन ग्रंथि में देखो मैंने वो जो फ्लो चार्ट बनाया था उसमें केवल एक ही लिखा था मैंने, बार्थोलिन ग्रंथि। फिर मैंने कहा था बेटा एक्चुअल में ये दो हैं, अभी इनको मैं डायग्राम से भी समझाता हूं आपको, है ना। तो ग्रेटर वेस्टिबुलर या बार्थोलिन ग्रंथि एक जोड़ी योनि छिद्र के दोनों ओर स्थित होगा। अभी कह रहे हैं ना कि वेजाइना खुद नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है, ग्लैंड्स इसके आउटर साइड में होंगी, क्षारीय व स्नेहक तरल का श्रावण करती है, और नर की काउपर्स या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि के समजात माना जाता है। लेजर वेस्टिबुलर पैरा यूरिथ्रल या स्काइन ग्लैंड एक जोड़ी छोटी व श्लेष्मिक ग्रंथि है, ठीक है, योनि छिद्र और मूत्र छिद्र के बीच में होगी, है ना। वेजाइनल अपर्चर नीचे होता है, यूरिनरी अपर्चर ऊपर होता है, दोनों के बीच में पाई जाती है, और प्रोस्टेट ग्रंथि के समजात मानते हैं इसको, ठीक है। तो ये इस स्ट्रक्चर्स हो गए। अच्छा अभी एक वेस्टिब्यूल वगैरह और बताने जो अपन डायरेक्ट नहीं देख सकते यहाँ पर, है ना, तो एक डायग्राम अपन देखेंगे वुल्वा का, उसमें ये सारे पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तब तक आप इनको लिख लो एक बार, बाह्य जननांग वुल्वा। अरे ये 90% जूम हो रखा है, देखो एक बात मन से दिख जाएगा फिर। इसको साइन कर दिए सबने?
हो गया बेटा? परसों बेटा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे अपन, है ना? कल, परसों नहीं मतलब कल एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। कल आपकी क्लास नहीं है ना मेरी? हाँ तो कल लेंगे फिर एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, तो कल वाली क्लास में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल तक का पोर्शन हो जाएगा पूरा। ठीक है, फिर ज्यादा चीजें रहेगी नहीं अपने इसमें। फिर तो फर्टिलाइजेशन और उसके अभी भी आधा चैप्टर ही होगा ये मान के चलो, तो अगले वीक तक हो जाएगा फिर ये, और फरवरी में फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी हो जाएगा अपने। बुद्धि विकास तो पूरा फिर थ्योरेटिकल चैप्टर है, हाइपोथेटिकल है, तो उसको तो फिर है ना, जो वही बात है, जितना लर्न करो उतना बढ़िया, क्योंकि थ्योरी ज्यादा है उसके अंदर। हो गया सर। सही है। बंद करना है क्या एसी? जो स्वेटर पहन के आए वो तो मना कर रहा है, उसने स्वेटर नहीं पहने, उनको सर्दी लग रही है। हो गया सर। एक मिनट बेटा, हो गया भाई? आप लोगों ने लिख लिया? हो गया सर। हाँ बस एक मिनट। हो गया? हटा दो।
इसको बंद भी कर देना गेट को मक्खन। देखो ये वुल्वा का डायग्राम है। ये आउटर साइड का जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम लेबिया मेजोरा। ठीक है, और ये लेबिया मेजोरा के ऊपर जो वशीय उत्तकों की गद्दीनुमा संरचना है, एडिपोज टिश्यूज यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हेयर्स की ग्रोथ यहाँ पर होती है, और इस संरचना को कहेंगे यहाँ पर मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा के नीचे की तरफ यहां पर उत्तकों का एक छोटा वलन पाया जाता है। ठीक है, और इस छोटे वलन को हम बोलते हैं यहां पर लेबिया माइनोरा। ठीक है, अब लेबिया माइनोरा यहां पर अंदर की तरफ एक एरिया को सराउंड किए होता है, एक एरिया को ये घेरे हुए रहता है, और जिस एरिया को ये सराउंड किए रहता है उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल का मतलब हो गया प्रघाण, और प्रघाण को नर के मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के समजात माना जाता है। तो ये जो येलो कलर से हाईलाइट करके अपन जो एरिया बता रहे हैं, ये यहाँ पर प्रघाण वाला एरिया होगा, वेस्टिब्यूल कहते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले एरिया में ये ऊपर की तरफ जो रंध्र है इसको बोलेंगे यहाँ पर मूत्र छिद्र, और नीचे की तरफ जो रंध्र है इसको बोलेंगे योनि छिद्र। इसको वेजाइनल ओराइफिस भी कहते हैं। ठीक है, योनि छिद्र। और ये जो येलो कलर से एरिया दिखाई दे रहा है पूरा, ये हो गया वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल इसे नर के मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा के समजात मानते हैं। ठीक है, अब देखो मूत्र छिद्र के ऊपर तथा लेबिया माइनोरा के ऊपरी मिलान बिंदु पर यहां पर एक स्मॉल फिंगर लाइक टिनी स्ट्रक्चर होती है, छोटी संरचना है, और इस संरचना को कहते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस। ठीक है, बकशेप या क्लाइटोरिस कहते हैं। मूत्र छिद्र और योनि छिद्र के बीच में यहां पर एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है, और ये देखो यहां पर बता रखा है ना, लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड है ना, पैरा यूरिथ्रल ग्रंथि, और योनि छिद्र के जो दोनों ओर ग्रंथि पाई जाती है इसको बोलेंगे बार्थोलिन ग्रंथि। तो ये तो हो गई यहां पर पैरा यूरिथ्रल ग्रंथि, और इसको कह रहे हैं यहां पर बार्थोलिन ग्रंथि, जो ग्रेटर वेस्टिबुलर है, और पैरा यूरिथ्रल लेजर वेस्टिबुलर है। यहां पर नीचे की तरफ ये एक अपर्चर और है, इसको कहते हैं एनस, है ना, ये एनस है। और ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा ये है बेटा फोरचेट, इसे फोरचेट कहते हैं। फोरचेट किसे मान रहे हैं यहां पर, फोरचेट लेबिया माइनोरा के, लेबिया माइनोरा के निचले
मिलान बिंदु को, ठीक है, जो लेबिया माइनोरा का निचला मिलान बिंदु होता है, पश्च मिलान बिंदु, निचले की जगह आप यहाँ पर पश्च भी लिख सकते हो, लेबिया माइनोरा की पश्च मिलान बिंदु को फोरचेट कहते हैं। पता लग रहा है फोरचेट किसे कह रहे हैं। और एक है बेटा यहाँ पर पेरिनियम, पेरिनियम, पेरिनियम क्या होगा, पेरिनियम, अब देखो मैं इसमें दो बातें आपको बता रहा हूं। एक, पैकेज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग जो फोरचेट व एनस के बीच, फोरचेट व एनस के बीच का जो एरिया है उसको पेरिनियम कहते हैं। जबकि रियल में, ठीक है, वास्तव में क्या होगा, वास्तव में ये प्यूबिक सिम्फाइसिस व कॉकिक्स के बीच, प्यूबिक सिम्फाइसिस व कॉकिक्स के बीच बादाम नुमा अवकाश है जिसमें बाह्य जननांग प्रेजेंट होते हैं, उसको पेरिनियम कहते हैं, है ना। खरगोश में तो यहाँ पर ग्लैंड भी होते हैं, इसको पेरिनियल ग्रंथि कहता है। हमारे में ऐसे पेरिनियल ग्रंथि नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो अब समझने में आ गया पेरिनियम वास्तव में क्या चीज है। तो पेरिनियम ये अकॉर्डिंग टू पैकेज, देखो अपन अपने लेवल पर ये समझ सकते हैं कि भाई देखो फोरचेट आपको पता लग रहा है क्या है, तो फोरचेट और एनएस के बीच का जो एरिया है उसको पेरिनियम कहते हैं। लेकिन वास्तव में पेरिनियम ये नहीं है, इसके ठीक पीछे वाली संरचना है। जब इस स्किन को हटा करके देखेंगे तो प्यूबिक सिम्फाइसिस और कॉकिक्स के बीच में एक आलमंड शेप में स्पेस दिखाई देगा जिसमें ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होता है, उसको पेरिनियम कहा जाता है, ठीक है। एक होता है बेटा एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी क्या है, ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है। एपिसियोटोमी, एपिसियोटोमी चाइल्ड बर्थ में जो एक्सेसिव पुलिंग ना हो इसके लिए सर्जन द्वारा पेरिनियल कट लगाया जाता है ना। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, प्रसव होता है, उस समय देखो एक तो होता है नॉर्मल चाइल्ड बर्थ जो नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं, और एक होता है सिजेरियन, ठीक है, जिसमें ऑपरेशन के थ्रू होगा। अब सिजेरियन में तो क्या करते हैं कि भाई जैसे एब्डोमिनल कट लगा करके, यूटेरस पर कट लगा करके बच्चे को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन नॉर्मल जो चाइल्ड बर्थ है उसमें इस तरह का ऑपरेट नहीं किया जाता है। लेकिन नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में भी जैसे जो वुल्वा में एक्सेसिव पुलिंग ना हो, ठीक है, तो आप एक बार ये कर्सर वाला साइन देखना, यहां पर ये साइन देखना जहां पर पेरिनियम फोरचेट लेबल कर रखा है, तो यहां पर ऐसे थोड़ा सा कट लगा दिया जाता है ना। ये वेजाइना में यहां पर थोड़ा सा कट लगा देते हैं। तो एक्चुअल में लोग वेजाइनल कट मानते हैं, वो वेजाइनल कट नहीं होता, वो पेरिनियल कट होता है। तो वो सर्जन करता है ऐसे, तो सर्जन के द्वारा यहां पर ऐसे कट लगा देते हैं पेरिनियम के अंदर, जिसको पेरिनियल कट कहते हैं। और उस पेरिनियल कट को ही मेडिकल लैंग्वेज में एपिसियोटोमी कहते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ के दौरान अत्यधिक खिंचाव ना हो, इसलिए सर्जन द्वारा पेरिनियल कट लगाया जाता है, जिसे एपिसियोटोमी कहते हैं। ये बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कंप्लीट हो गए। बताओ भाई यहां तक के पोर्शन में कोई डाउट है क्या? पेरिनियम के बारे में एनसीईआरटी में कुछ नहीं है। नहीं, कुछ नहीं है।
ठीक है, समझने में आ गया बेटा ये? ठीक है, यहां तक के जो भी अपन ने टॉपिक्स वगैरह पढ़े हैं ये सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? चलो ठीक नो है। सर। अब लास्ट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेमरी ग्लैंड। स्तन ग्रंथि, देखो सभी सक्रिय स्तन ग्रंथि का पाया जाना, सक्रिय स्तन ग्रंथि का पाया जाना सभी मादा स्तनधारियों का एक मिनट हैंग हो गया, सभी मादा स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, सक्रिय स्तन ग्रंथि का पाया जाना सभी मादा स्तनधारियों का विशिष्ट लक्षण है, नर का नहीं है, है ना? क्योंकि नर में मेमरी ग्लैंड तो होती है लेकिन सक्रिय नहीं होती। आप स्टेटमेंट को समझना है ना, एक्टिव मेमरी ग्लैंड की बात कर रहे हैं, नर में इनएक्टिव होती है ना, सक्रिय नहीं होती है। नर में अक्रिय है, नर में अक्रिय है, लेकिन इसका बेटा एक अपवाद भी है जो आप लोगों ने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा था, प्रोटोथीरियन, जो अंडे देने वाली स्तनधारी है। ठीक है, तो इनमें स्थायी गाइनेकोमेस्टिया, स्थायी गाइनेकोमेस्टिया पाया जाता है। गाइनेकोमेस्टिया जानते हैं, जिसमें फीमेल के जो कैरेक्टर हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, वो मेल में ग्रो करते हैं, तो उसको गाइनेकोमेस्टिया कहते हैं, है ना? तो यहां पर गाइनेकोमेस्टिया पाया जाता है। संख्या में बेटा एक जोड़ी है, वन पेयर है। वक्ष भाग में, वक्ष भाग में पेक्टोरेलिस मेजर पेशी, ठीक है, वक्ष भाग में पेक्टोरेलिस मेजर, ये दो मसल्स होती है बेटा, पेक्टोरेलिस माइनर और पेक्टोरेलिस मेजर, है ना? तो ये एनसीईआरटी में प्रेजेंट है ना? पेक्टोरेलिस मेजर व सेरेटस एंटीरियर, सेरेटस एंटीरियर पेशी, और इस मसल जो नाम है सेरेटस एंटीरियर पेशी, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है ना? तो आप कंफ्यूज मत होना कि ढूंढते रह जाओ। पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स का नाम तो दे रखा है, सेरेटस एंटीरियर पेशी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है। तो पेक्टोरेलिस मेजर पेशी व सेरेटस एंटीरियर पेशी के ऊपर प्रेजेंट, पेशी के ऊपर स्थित होती है। ठीक है, इनके ऊपर पाई जाती है। रूपांतरित श्वेत ग्रंथि है बेटा, रूपांतरित श्वेत ग्रंथि है ना? स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन होगा और आपको पूछा जाए कि किस प्रकार की ग्रंथि है, तो आप कहोगे एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड, याद आ गया? एपोक्राइन ग्लैंड जो श्रावी पदार्थ को संश्लेषित करके अपने शीर्ष भाग में संचित करती है, ठीक है, और फिर उस जिस भाग में संचित कर रही है उसी के साथ में उसको श्रावित कर देती है। तो एपोक्राइन ग्लैंड का मॉडिफिकेशन हो गया ये, है ना? ठीक है, तीन संरचनाओं से निर्मित है, तीन संरचनाओं से निर्मित है, तीन स्ट्रक्चर्स से बना हुआ है। जैसे पहली संरचना है बेटा यहां पर ग्रंथिल उत्तक,
दूसरा है परिवर्तित मात्रा में वसा, परिवर्तित मात्रा में वसा जो वशीय उत्तक में जमा हो जाता है। और तीसरा होता है बेटा यहां पर तंतु में संयोजी उत्तक, तंतु में संयोजी उत्तक। सभी फीमेल में फैट का अमाउंट इक्वली डिपॉजिट नहीं होता है ना, क्योंकि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो शरीर के विभिन्न भागों में वसा के जमाव को प्रेरित कर रहा है, और एस्ट्रोजन का लेवल सब में अलग अलग होता है ना। इसलिए सभी फीमेल्स में जो फैट का डिपोजिशन होता है मेमोरी ग्लैंड के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, इसलिए वेरिएबल अमाउंट बताया जाता है कि परिवर्तित मात्रा में वसा का जमा होता है। अब देखो बेटा यहां पर जो मेन टिश्यू है वो ग्रंथिल उत्तक है, क्योंकि जो मिल्क बनेगा है ना, सिक्रेशन होगा सारा यहां से ही होगा। तो ग्रंथिल उत्तक, ग्रंथिल उत्तक 15 से 20 स्तन पालिकाओं, स्तन पालिकाओं जिनको मेमोरी लॉब कहते हैं में बटा होता है, तथा प्रत्येक पाली कई पालिकाओं में, जिसको लोब्यूल कहते हैं है ना, लोब्यूल प्रत्येक पाली में कई पालिकाएं, ऐसे लिख लो इसको, प्रत्येक पाली में कई पालिकाएं लोब्यूल पाई जाती है। समझ गए बेटा इस स्टेटमेंट का मतलब? जैसे लोब डिवाइड होकर के क्या बना रही है, लोब्यूल्स बना रही है ना। जैसे 15 से 20 लोब है तो एक लोब में बहुत सारी लोब्यूल्स होती है ना, कई सारी लोब्यूल्स पाई जाती है। जो श्रावी संरचना, जो श्रावी संरचना स्तन कूपिका की बनी है, इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं मेमोरी एल्वियोलाई, स्तन कूपिका की बनी है। श्रावी संरचना स्तन कूपिका की बनी है। कूपिका की श्रावी कोशिकाएं श्रावी कोशिका रक्त से पोषण प्राप्त कर दुग्ध के घटक बनाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैक्टोज और कैसीन। तो लैक्टोज को कहते हैं बेटा मिल्क शुगर, और कैसीन को कहते हैं प्रोटीन, प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, है ना। तो ये ऐसे मिल्क के कंपोनेंट्स बनाते हैं। फिर बेटा इसमें जो इनका डक्टल सिस्टम्स होता है उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। डायग्राम का तो अभी शायद बनेगा नहीं कह सकते, लेकिन डक्टल सिस्टम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं बेटा इसमें स्तन कूपिका। स्तन कूपिका जो मेमोरी एल्वियोलाई है करती है स्तन नलिका में, स्तन नलिका को हम कहते हैं मेमोरी ट्यूबुल, और मेमोरी ट्यूबुल ओपन करेगी स्तन वाहिनी में, मेमोरी डक्ट्स, और इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं मेमोरी डक्ट। और मेमोरी डक्ट ओपन करेगी स्तन तुम्बिका,
मेमरी एम्पुला, और मेमरी एम्पुला ओपन करेगा दुग्ध वाहिनी में। इसको बोलते हैं लैक्टीफेरस डक्ट। तो ये बेटा इनका ओपनिंग पाथवे होता है ऐसे, है ना। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि भाई जैसे जो मिल्क का कंडक्शन होता है ना, अंदर से बाहर की तरफ, तो सही क्रम बताओ कि मिल्क कैसे कैसे कंडक्ट करेगा। तो ये तो हो गया बेटा इनर साइड में, और ये हो गया आउटर साइड में। अब शॉर्ट में याद कर लो, है ना, जैसे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई से एम टी, एम डी, एम ए और एल डी, है ना। शॉर्ट में याद कर लो कि पहले स्तन कूपिका में, फिर स्तन नलिका में आएगा, फिर स्तन वाहिनी में आएगा, फिर स्तन तुम्बिका में, और फिर दुग्ध वाहिनी के द्वारा बाहर निकल जाता है मिल्क। आई बात समझने में? ठीक है। अब इनमें कुछ हार्मोन्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे एक तो है बेटा यहां पर एस्ट्रोजन, ये नलिकीय वृद्धि को प्रेरित करेगा, ठीक है बेटा, सही बोल रहा हूं मैं। और प्रोजेस्टेरॉन कूपिकीय वृद्धि को प्रेरित करेगा, और प्रोलैक्टिन दुग्ध संश्लेषण व श्रावण, सही बात है, दुग्ध संश्लेषण व श्रावण को प्रेरित करता है। पता है इसको कंबाइंडली क्या कह रहे हैं? लैक्टेशन, है ना, लैक्टेशन। और पता है बेटा ये दुग्ध, केवल दुग्ध संश्लेषण के बारे में बात करें तो इसको क्या कहेंगे? गैलेक्टोपोएसिस। लिखाया था आप लोगों को एंडोक्राइन सिस्टम में, है ना, गैलेक्टोपोएसिस मिल्क का बनना, और लैक्टेशन दुग्ध संश्लेषण और श्रावण होना लैक्टेशन कहला रहा है। ऑक्सीटोसिन क्या कर रहा है? दुग्ध निष्कासन। दुग्ध निष्कासन करेगा। इसके लिए ऑक्सीटोसिन को मिल्क हार्मोन, मिल्क इजेक्टिंग, या फिर बेटा इसे मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। इसके ग्राही, ऑक्सीटोसिन के ग्राही कूपिका के मायो एपिथेलियल सेल पर प्रेजेंट होते हैं। जो स्तन कूपिका होती है ना, उसमें कुछ ऐसे मसल सेल है, मायो एपिथेलियल सेल्स, यहां पर रिसेप्टर होंगे जिससे इसमें संकुचन होगा। संकुचन होने से कूपिका में मिल्क भरा रहता है और मिल्क बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा दुग्ध में हम ह्यूमन मिल्क की बात कर रहे हैं। आयरन व विटामिन सी अल्प मात्रा में प्रेजेंट या एब्सेंट, ठीक है। ये नहीं होता है बेटा, ना तो इसमें आयरन होता है ना विटामिन सी होता है, ठीक है। मानव दुग्ध में लैक्टोज गाय के दूध की तुलना में अधिक और प्रोटीन कम होती है। गाय के दुग्ध की तुलना में अधिक व प्रोटीन कम है। जो काऊ मिल्क होता है ना, उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, ठीक है, और लैक्टोज शुगर कम होगी।
मात्रा कितना मिल्क पर डे सिक्रेट किया जा रहा है? 1 से 2 लीटर, 2 लीटर पर डे। जो इनिशियल डे होते हैं ना लैक्टेशन के, है ना, चाइल्ड बर्थ के बाद में 1 से 2 लीटर मिल्क पर डे सिक्रेट होता है। क्या कभी आपने इसके बारे में सुना है, कोलोस्ट्रम? नहीं सुना। कोलोस्ट्रम क्या होता है बेटा? कोलोस्ट्रम, एंटीबॉडी। कोलोस्ट्रम को प्रथम स्तन्य हाँ सर, वो दूध को या बोलते हैं, कीस कहते हैं, है ना, जो फर्स्ट मिल्क होता है ना, फर्स्ट मिल्क आफ्टर चाइल्ड बर्थ, प्रसव के बाद श्रावित प्रथम दुग्ध है जो गाढ़ा व पीला होता है, पीले रंग का होता है। और ये बेटा फैट लेस मिल्क होता है, इसमें फैट नहीं होती है, ठीक है। और यहां पर एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है, एंटीबॉडी आईजी ए प्रेजेंट होती है, जो नवजात को प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है ना, प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, निष्क्रिय सक्रिय का मतलब यह नहीं होगा कि इम्यून सिस्टम खराब है, सही है। सक्रिय निष्क्रिय का मतलब यह है कि अगर एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर बनती है ना, तो सक्रिय होगा। अब एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं बन रही, हम बाहर से ले रहे हैं, तो उसको निष्क्रिय कहता है, पैसिव इम्यूनिटी कहता है। आई बात समझने में? अब दूसरी बात, ये नेचुरली तो ट्रांसफर हो रही है, इसलिए प्राकृतिक बोला। एक आर्टिफिशियली, जैसे मान लो कि कुत्ते ने काट लिया किसी को, अब एंटी रेबीज इंजेक्शन लेंगे, लोहे से कहीं पर जंग लगे हुए लोहे से कट हो गया, एंटी टिटेनस इंजेक्शन लेंगे, तो उसमें जो एंटीबॉडी होते हैं ना, वो आप आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस करा रहे हो, ठीक है। तो वो है मतलब कि प्राकृतिक, सॉरी, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ये वाली प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा होगी। आई बेटा बात समझने में? अब आगे देखो, इसके बाद में मिल्क, इसमें 2 कंपोनेंट है बेटा, एक कार्बनिक की बात करें और अकार्बनिक। अब अकार्बनिक में तो जैसे जल और खनिज यहां पर होंगे, आयरन को छोड़कर, क्योंकि आयरन नहीं होता है। कोई कहे भाई दूध पीने से आयरन मिलता है, कुछ नहीं मिलता है ना। और यहां पर जो कार्बनिक में बात करें, जैसे फैट, ये लो होती है, मतलब कम मात्रा में है। शुगर कौन सी है बेटा यहां पर? लैक्टोज। और प्रोटीन कौन सी होती है? एक तो कैसीन प्रोटीन है, और एक है बेटा यहां पर मानव एल्फा लेक्ट एल्बुमिन, ह्यूमन एल्फा लेक्ट एल्बुमिन। आईजीए एंटीबॉडी होगी, और विटामिन होंगे, किसको छोड़ करके? विटामिन सी को छोड़कर, है ना। बाकी के ये विटामिन भी यहां पर पाए जाते हैं, है ना। ये मिल्क का कंपोजिशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसका डायग्राम देखेंगे बेटा, मेमोरी ग्लैंड का, है ना। तो उसमें आपको फिर ये जो टॉपिक है ना, वो वापस से रिवाइज भी वहां पर हो जाएगा, लास्ट वाला जो टॉपिक है। बाकी की चीजें तो समझने में आ गई ना, ठीक है। तो कल, है ना, कल 4:30 बजे से एक्स्ट्रा क्लास होगी, ध्यान रखना आप लोग। बाकी हो सकता है जैसे RM4 की कोई दूसरे बैच में दूसरे सर की क्लास हो, तो फिर अपन कैंसिल भी करेंगे, तो मैं आपको MS टीम पर मैसेज कर दूंगा मैं, ठीक है।
ठीक है बेटा, आप लीव कर जाओ, फिर जाओ आप लोग भी।